नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। और मुझे इसकी पूरी आशा है, तो पाई पाई अदा कर दूंगा। आप बतला सकते हैं इस वक्त आप कितने पानी में हैं? राय साहब ने जोर देकर कहा, जी नहीं, मैं न भूला हूँ और न छिपा रहा हूँ। मेरी जायदाद इस वक्त कम से कम 50 लाख की है और ससुराल की जायदाद भी इससे कम नहीं है। इतनी जायदाद पर 10-5 लाख का बोझ कुछ नहीं के बराबर है। लेकिन यह आप कैसे कह सकते हैं कि ससुराली जायदाद पर भी कर्ज नहीं है? जहाँ तक मुझे मालूम है वह जायदाद बेदाग है और मुझे सूचना मिली है कि उस जायदाद पर 10 लाख से कम का भार नहीं है। उस जायदाद पर तो अब कुछ मिलने से रहा और आपकी जायदाद पर भी मेरे ख्याल में 10 लाख से कम देना नहीं है और वह जायदाद अब 50 लाख की नहीं, मुश्किल से 25 लाख की है। इस दशा में कोई बैंक आपको कर्ज नहीं दे सकता। यूँ समझ लीजिए कि आप ज्वालामुखी के मुख पर खड़े हैं। एक हल्की सी ठोकर आपको पाताल में पहुंचा सकती है। आपको इस मौके पर बहुत संभल कर चलना चाहिए। राय साहब ने उनका हाथ अपनी तरफ खींचकर कहा, यह सब मैं खूब समझता हूँ मित्रवर, लेकिन जीवन की ट्रेजेडी और इसके सिवा क्या है कि आपकी आत्मा जो काम करना नहीं चाहती वही आपको करना पड़े। आपको इस मौके पर मेरे लिए कम से कम 2 लाख का इंतज़ाम करना पड़ेगा। खन्ना ने लंबी सांस लेकर कहा, माय गॉड, 2 लाख? असंभव, बिल्कुल असंभव। मैं तुम्हारे द्वार पर सर पटक कर प्राण दे दूंगा खन्ना, इतना समझ लो। मैंने तुम्हारे ही भरोसे यह सारे प्रोग्राम बांधे हैं। अगर तुमने निराश कर दिया तो शायद मुझे जहर खा लेना पड़े। मैं सूर्य प्रताप सिंह के सामने घुटने नहीं टेक सकता। कन्या का विवाह अभी 2-4 महीने टल सकता है। मुकदमा दायर करने के लिए अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन यह इलेक्शन सिर पर आ गया है और मुझे सबसे बड़ी फिक्र यही है। खन्ना ने चकित होकर कहा, तो आप इलेक्शन में 2 लाख लगा देंगे? इलेक्शन का सवाल नहीं है भाई, यह इज्जत का सवाल है। क्या आपकी राय में मेरी इज्जत 2 लाख की भी नहीं? मेरी सारी रियासत बिक जाए, गम नहीं, मगर सूर्य प्रताप सिंह को मैं आसानी से विजय न पाने दूंगा। खन्ना ने 1 मिनट तक धुआं निकालने के बाद कहा, बैंक की जो स्थिति है वह मैंने आपके सामने रख दी। बैंक ने एक तरह से लेन देन का काम बंद कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ खास रियायत की जाए, लेकिन बिजनेस इज़ बिजनेस, या आप जानते हैं। पर मेरा कमीशन क्या रहेगा? मुझे आपके लिए ख़ास तौर पर सिफारिश करनी पड़ेगी। राजा साहब का अन्य डायरेक्टरों पर कितना प्रभाव है यह आप भी जानते हैं। मुझे उनके खिलाफ गुटबंदी करनी पड़ेगी। यूँ समझ लीजिए कि मेरी जिम्मेदारी पर ही मुआमला होगा। राय साहब का मुंह गिर गया। खन्ना उनके अंतरंग मित्रों में थे, साथ के पढ़े हुए, साथ के बैठने वाले, और यह उनसे कमीशन की आशा रखते हैं। इतने बेमुरफ़त। आखिर वह जो इतने दिनों से खन्ना की खुशामद करते हैं, वह किस दिन के लिए? बाग में फल निकले, साग भाजी पैदा हो, सबसे पहले खन्ना को निमंत्रण देते हैं। उसका वह जवाब हो, उदास मन से बोले, आपकी जो इच्छा हो, लेकिन मैं आपको अपना भाई समझता था। खन्ना ने कृतज्ञता के भाव से कहा, यह आपकी कृपा है। मैंने भी सदैव आपको अपना बड़ा भाई माना और अब भी समझता हूँ। अभी आपसे कोई पर्दा नहीं रखा, लेकिन व्यापार एक दूसरा क्षेत्र है। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का भाई नहीं। जिस तरह मैं भाई के नाते आपसे यह नहीं कह सकता कि मुझे दूसरों से ज़्यादा कमीशन दीजिए, उसी तरह आपको भी मेरे कमीशन में
रियायत के लिए आग्रह न करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जितनी रियायत आपके साथ कर सकता हूँ उतनी करूँगा। कल आप दफ्तर के वक्त आएँ और लिखा पढ़ी कर लें। बस बिजनेस ख़त्म। आपने कुछ और सुना? मेहता साहब आजकल मालती पर बेतरर रीझे हुए हैं। सारी फिलॉसफी निकल गई। दिन में 1-2 बार ज़रूर हाज़िरी दे आते हैं और शाम को अक्सर दोनों साथ साथ सैर करने निकलते हैं। यह तो मेरी ही शान थी कि कभी मालती के द्वार पर सलामी करने नहीं गया। शायद अब उसी की कसर निकाल रही है। कहाँ तो यह हाल था, जो कुछ है मिस्टर खन्ना है। कोई काम होता तो खन्ना के पास दौड़ी आती, जब रुपयों की ज़रूरत पड़ती तो खन्ना के नाम पुर्जा आता। और कहाँ अब मुझे देखकर मुँह फेर लेती है। मैंने खास उन्हीं के लिए फ्रांस से एक घड़ी मंगाई थी। बड़े शौक़ से लेकर गया, मगर नहीं ली। अभी कल मेयो की डाली भेजी थी, कश्मीर से मंगवाए थे, वापस कर दी। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आदमी कैसे इतना जल्द बदल जाता है। राय साहब मन में तो उसकी बेकदरी पर खुश हुए, पर सहानुभूति दिखाकर बोले, अगर यह भी मान लें कि मेहता से उसका प्रेम हो गया है तो भी व्यवहार तोड़ने का कोई कारण नहीं है। खन्ना व्यथित स्वर में बोले, यही तो रंज है भाई साहब। यह तो मैं शुरू से जानता था, वो मेरे हाथ नहीं आ सकती। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं कभी इस धोखे में नहीं पड़ा कि मालती को मुझसे प्रेम है। प्रेम जैसी चीज़ें उनसे मिल सकती है, इसकी मैंने कभी आशा ही नहीं की। मैं तो केवल उनके रूप का पुजारी था। सांप में विष है यह जानते हुए भी हम उसे दूध पिलाते हैं। तोते से ज़्यादा निठुर जीव और कौन होगा, लेकिन उसकी रूप और वाणी पर मुग्ध होकर लोग उसे पालते हैं और सोने के पिंजरे में रखते हैं। मेरे लिए भी मालती उसी तोते के समान थी। अफसोस यही है कि मैं पहले क्यों न चेत गया। इसके पीछे मैंने अपने हज़ारों रुपए बर्बाद कर दिए भाई साहब। जब इसका रुका पहुंचा, मैंने तुरंत रुपए भेजे। मेरी कार आज भी उसकी सवारी में है। उसके पीछे मैंने अपना खर्च चौपट कर दिया भाई साहब। हृदय में जितना रस था वो ऊसर की ओर इतने वेग से दौड़ा कि दूसरी तरफ का उद्यान बिल्कुल सूखा रह गया। बरसों हो गए मैंने गोविंदे से दिल खोलकर बात भी नहीं की। उसकी सेवा और स्नेह और त्याग से मुझे उसी तरह अरुचि हो गई थी जैसे अजीर्ण को रोगी को मोहन भोग से हो जाती है। मालती मुझे उसी तरह नचाती थी जैसे मदारी बंदर को नचाता है, और मैं खुशी से नाचता था। वो मेरा अपमान करती थी और मैं खुशी से हंसता था। वो मुझ पर शासन करती थी और मैं सिर झुकाता था। उसने मुझे कभी मुँह नहीं लगाया, यह मैं स्वीकार करता हूँ। उसने मुझे कभी प्रोत्साहन नहीं दिया, यह भी सत्य है। फिर भी मैं पतंग की भांति उसके मुख दीप पर प्राण देता था, और अब वो मुझसे शिष्टाचार का व्यवहार भी नहीं कर सकते। लेकिन भाई साहब, मैं कह देता हूँ कि खन्ना चुप बैठने वाला आदमी नहीं है। उसके पुर्जे मेरे पास सुरक्षित हैं। मैं उसे एक एक पाई वसूल कर लूँगा, और डॉक्टर मेहता को तो मैं लखनऊ से निकाल कर दम लूँगा। उनका रहना यहाँ असंभव कर दूँगा। उसी वक्त हॉर्न की आवाज़ आई और एक क्षण में मिस्टर मेहता आकर खड़े हो गए। गोरा चिट्टा रंग, स्वास्थ्य की लालिमा गालों पर चमकती हुई, नीची अचकन, चूड़ीदार पजामा, सुनहले ऐनक सौम्यता के देवता से लगते थे। खन्ना ने उठकर हाथ मिलाया। आइए मिस्टर मेहता, आप ही का जिक्र हो रहा था। मेहता ने दोनों सज्जनों से हाथ मिलाकर कहा, बड़ी अच्छी साई से मैं घर से चला था कि आप दोनों साहबों से एक जगह ही भेंट हो गई। आपने शायद पत्रों में देखा होगा, यहाँ महिलाओं के लिए एक व्यायामशाला का आयोजन हो रहा है। मिस मालती उस कमेटी की सभानेत्री हैं। अनुमान किया गया है कि शाला में 2 लाख रुपए लगेंगे। नगर में उसकी कितनी ज़रूरत है यह आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं चाहता हूँ आप दोनों साहबों का नाम सबसे ऊपर हो। मिस मालती खुद आने वाली थी,
पर आज उनके फादर की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए ना आ सके। उन्होंने चंदे की सूची राय साहब के हाथ में रख दी। पहला नाम राजा सूर्य प्रताप सिंह का था, जिसके सामने 5,000 रुपये की रकम थी। उसके बाद कुंवर दिग्विजय सिंह के 3,000 रुपये थे। इसके बाद और कई रकमें इतने या कुछ कम थे। मालती ने 500 रुपये दिए थे और डॉक्टर मेहता ने 1,000 रुपये। राय साहब ने अप्रतिभ होकर कहा, कोई 40,000 तो आप लोगों ने फटकार लिए। मेहता ने गर्व से कहा, यह सब आप लोगों की दया है और यह केवल 3 घंटों का परिश्रम है। राजा सूर्य प्रताप सिंह ने शायद ही किसी सार्वजनिक कार्य में भाग लिया हो, पर आज तो उन्होंने बेकहे सुने चेक लिख दिया। देश में जागृति है, जनता किसी भी शुभ काम में सहयोग देने को तैयार है। केवल उसे विश्वास होना चाहिए कि उसके दान का सदुपयोग होगा। आपसे तो मुझे बड़ी आशा है मिस्टर खन्ना। खन्ना ने उपेक्षा भाव से कहा, मैं ऐसे फिजूल के कामों में नहीं पड़ता। न जाने आप लोग पश्चिम की गुलामी में कहाँ तक जाएंगे। यूँ ही महिलाओं को घर से अरुचि हो रही है। व्यायाम की धुन सवार हो गई तो कहीं की न रहेंगे। जो औरत घर का काम करती है उसके लिए किसी व्यायाम की आवश्यकता नहीं, और जो घर का कोई काम नहीं करती और केवल भोग विलास में रहते हैं, उसके व्यापार के लिए चंदा देना मैं अधर्म समझता हूँ। मेहता जरा भी निरुत्साह न हुए। ऐसी दशा में मैं आपसे कुछ मांगूंगा भी नहीं। जिस आयोजन में हमें विश्वास ना हो उसमें किसी तरह की मदद देना वास्तव में अधर्म है। आप तो मिस्टर खन्ना से सहमत नहीं है राय साहब। राय साहब गहरी चिंता में डूबे हुए थे। सूर्य प्रताप के 5,000 उन्हें हतोत्साह किए डालते थे। चौंक कर बोले, आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने कहा, आप तो इस आयोजन में सहयोग देना अधर्म नहीं समझते। जिस काम में आप शरीक हैं वह धर्म है या अधर्म, इसकी मैं परवाह नहीं करता। मैं चाहता हूँ आप खुद विचार करें। अगर आप इस आयोजन को समाज के लिए उपयोगी समझें तो इसमें सहयोग दें। मिस्टर खन्ना की नीति मुझे बहुत पसंद आए। खन्ना बोले, मैं तो साफ कहता हूँ और इसीलिए बदनाम हूँ। राय साहब ने दुर्बल मुस्कान के साथ कहा, मुझ में तो विचार करने की शक्ति ही नहीं। सज्जनों के पीछे चलना है मैं अपना धर्म समझता हूँ। तो लिखिए कोई रकम अच्छी, जो कहिए वही लिख दो। जो आपकी इच्छा, आज जो कहिए वह लिख दो। तो 2,000 से कम क्या लिखिएगा? राय साहब ने आहत स्वर में कहा, आपकी निगाह में मेरी यही हैसियत है? उन्होंने कलम उठाया और अपना नाम लिखकर उसके सामने 5,000 लिख दिए। मेहता ने सूची उनके हाथ से ले ली, मगर उन्हें इतनी ग्लानि हुई कि राय साहब को धन्यवाद देना भी भूल गए। राय साहब को चंदे की सूची दिखाकर उन्होंने बड़ा अनर्थ किया। यह सूल उन्हें व्यथित करने लगा। मिस्टर खन्ना ने राय साहब को दया और उपहास की दृष्टि से देखा, मानो कह रहे हो, कितने बड़े गधे हो तुम। सहसा मेहता राय साहब के गले से लिपट गए और उन्मुक्त कंठ से बोले, 3 चीयर्स फॉर राय साहब, हिप हिप हुर्रे। खन्ना ने खिसिया कर कहा, यह लोग राजे महाराजे ठहरे, यह कामों में दान न दे तो कौन दे? मेहता बोले, मैं आपको राजाओं का राजा समझता हूँ। आप उन पर शासन करते हैं, उनकी कोठी आपके हाथ में है। राय साहब प्रसन्न हो गए। वो आपके बड़ी मार्के की बात कही मेहता जी। हम नाम के राजा हैं, असली राजा तो हमारे बैंकर हैं। मेहता ने खन्ना की खुशामद का पहलू अख्तियार किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है खन्ना जी। आप अभी इस काम में नहीं शरीक होना चाहते न सही, लेकिन कभी न कभी ज़रूर आएंगे। लक्ष्मीपतियों की बदौलत ही हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को 2-3 साल तक किसने इतनी धूमधाम से चलाया? इतनी धर्मशालाएं और पाठशालाएं कौन बनवा रहा है? आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है। सरकार उनके हाथों का खिलौना है। मैं भी आपसे निराश नहीं हूँ। जो व्यक्ति राष्ट्र के
लिए जेल जा सकता है, उसके लिए 2-4 हज़ार खर्च कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तय किया है इस साला का बुनियादी पत्थर गोविंदी देवी के हाथों रखा जाए। हम दोनों शीघ्र ही गवर्नर साहब से भी मिलेंगे और मुझे विश्वास है हमें उनकी सहायता मिल जाएगी। लेडी विल्सन को महिला आंदोलन से कितना प्रेम है आप जानते ही हैं। राजा साहब की और अन्य सज्जनों की भी राय थी कि लेडी विल्सन से ही बुनियादी रखवाई जाए, लेकिन अंत में यह निश्चय हुआ कि यह शुभ कार्य किसी अपनी बहन के हाथों होना चाहिए। आप कम से कम इस अवसर पर आएंगे तो ज़रूर। खन्ना ने उपहास किया। हाँ, जब लॉर्ड विल्सन आएंगे तो मेरा पहुंचना ज़रूरी ही है। इस तरह आप बहुत से रईसों को फांस लेंगे। आप लोगों को लटके खूब सूझते हैं और हमारे रईस हैं भी इस लायक। उन्हें उल्लू बनाकर ही मोड़ा जा सकता है। जब धन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो अपने लिए निकास का मार्ग खोजता है। यूँ न निकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घुड़दौड़ में जाएगा, ईंट पत्थर में जाएगा या अयासी में जाएगा। 11 का अमल था। खन्ना साहब के दफ्तर का समय आ गया। मेहता चले गए। राय साहब भी उठे कि खन्ना ने उनका हाथ पकड़कर बैठा लिया। नहीं, आप ज़रा बैठिए। आप देख रहे हैं, मेहता ने मुझे इस बुरी तरह फांसा है कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहा। गोविंदी से बुनियादी पत्थर रखवाएंगे। ऐसी दशा में मेरा अलग रहना हास्यास्पद है या नहीं? गोविंदी कैसे राजी हो गई मेरी समझ में नहीं आता, और मालती ने कैसे उसे सहन कर लिया यह समझना और भी कठिन है। आपका क्या ख्याल है, इसमें कोई रहस्य है या नहीं? राय साहब ने आत्मीयता जताई। ऐसे मामले में स्त्री को हमेशा पुरुष से सलाह ले लेनी चाहिए। खन्ना ने राय साहब को धन्यवाद आंखों से देखा। इन्हीं बातों पर गोविंदी से मेरा जी जलता है और उस पर मुझी को लोग बुरा कहते हैं। आप ही सोचिए, मुझे इन झगड़ों से क्या मतलब? इनमें तो वह पड़े जिसके पास फालतू रुपए हो, फालतू समय हो और नाम की हवस हो। होना यही है कि 2-4 महाशय सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी और प्रधान उप प्रधान बनकर अफसरों को दावत देंगे, उनके कृपा पात्र बनेंगे और यूनिवर्सिटी की छोकरियों को जमा करके विहार करेंगे। व्यायाम तो केवल दिखाने के दांत हैं। ऐसी संस्था में हमेशा यही होता है और यही होगा, और उल्लू बनेंगे हम और हमारे भाई जो धनी कहलाते हैं। और यह सब गोविंदी के कारण। वो एक बार कुर्सी से उठे, फिर बैठ गए। गोविंदी के प्रति उनका क्रोध प्रचंड होता जाता था। उन्होंने दोनों हाथ से सिर को संभाल कर कहा, मैं नहीं समझता मुझे क्या करना चाहिए। राय साहब ने ठाकुर सुहाती के, कुछ नहीं, आप गोविंदी देवी से साफ कह दें तो मेहता को इनकारी खत लिख दो, छुट्टी हुई। मैं तो लाख डांट में फंस गया, आप क्यों फंसे? खन्ना ने एक क्षण इस प्रस्ताव पर विचार करके कहा, लेकिन सोचिए कितना मुश्किल काम है। लेडी विल्सन से इसका जिक्र आ चुका होगा, सारे शहर में खबर फैल गई होगी और शायद आज पत्रों में भी निकल जाए। यह सब मालती की शरारत है। उसी ने मुझे जिच करने का यह ढंग निकाला है। मालूम तो यही होता है। वो मुझे जलील करना चाहती है। आप शिलान्यास के एक दिन पहले बाहर चले जाइएगा। मुश्किल है राय साहब, कहीं मुँह दिखाने की जगह न रहेगी। उस दिन तो मुझे हैजा भी हो जाए तो वहाँ जाना पड़ेगा। राय साहब आशा बांधे हुए कल आने का वादा करके ज्यों ही निकले कि खन्ना ने अंदर जाकर गोविंदी को आड़े हाथों लिया। तुमने इस व्यायामशाला की नींव रखना क्यों स्वीकार किया? गोविंदी कैसे कहे कि यह सम्मान पाकर वो मन में कितनी प्रसन्न हो रही थी। उस अवसर के लिए कितने मनोयोग से अपना भाषण लिख रही थी और कितनी ओज भरी कविता रची थी। उसने दिल में समझा था यह प्रस्ताव स्वीकार करके वो खन्ना को प्रसन्न कर देगी। उसका सम्मान तो उसके पति का सम्मान है।
खन्ना को इसमें आपत्ति हो सकती है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। इधर कई दिन से पति को कुछ समय देखकर उसका मन बढ़ने लगा था। वह भाषण से और अपनी कविता से लोगों को मुग्ध करने का स्वप्न देख रही थी। यह प्रश्न सुना और खन्ना की मुद्रा देखी तो उसकी छाती धक धक करने लगी। अपराधी की भांति बोले, डॉक्टर मेहता ने आग्रह किया तो मैंने स्वीकार कर लिया। डॉक्टर मेहता तुम्हें कुएं में गिरने को कहें तो शायद इतनी खुशी से न तैयार होगी। गोविंदी की जबान बंद। तुम्हें जब ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी तो क्यों मुझसे नहीं पूछ लिया? मेहता और मालती दोनों यह चाल चलकर मुझसे 2-4 हज़ार ऐंठने की फिक्र में है और मैंने ठान लिया है कि कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम आज ही मेहता को इनकारी खत लिख दो। गोविंदी ने एक क्षण सोचकर कहा, तो तुम ही लिख दो। मैं क्यों लिखूं? बात की तुमने, लिखूं मैं? डॉक्टर साहब कारण पूछे तो क्या बताओगे? बताना अपना सिर, और क्या। मैं इस व्यभिचारशाला को एक धेला भी नहीं देना चाहता। तो तुम्हें देने को कौन कहता है? खन्ना ने होठ चबाकर कहा, कैसी बेसमझी किसी बातें करती हो। तुम वहाँ नींव रखोगी और कुछ दोगी नहीं तो संसार क्या कहेगा? गोविंदी ने जैसे संकीर्ण की नोक पर कहा, अच्छी बात है, लिख दूंगी। आज ही लिखना होगा। कह तो दिया, लिखूंगी। खन्ना बाहर आए और डाक देखने लगे। उन्हें दफ्तर में देर हो जाती थी तो चपरासी घर पर ही डाक दे जाता था। शक्कर तेज हो गई है। खन्ना का चेहरा खिल उठा। दूसरी चिट्ठी खोली। ओह की दरनियत करने के लिए जो कमेटी बैठी थी उसने तय कर लिया कि ऐसा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। धत तेरी के, वह पहले यही बात कह रहे थे। इस पर अग्निहोत्री ने गुल मचाकर ज़बरदस्ती कमेटी बैठाई। आखिर बच्चा के मुंह पर थप्पड़ लगा। यह मिल वालों और किसानों के बीच का मामला है। सरकार इसमें दखल देने वाली कौन? सहसा मिस मालती कार से उतरी। कमल की भांति खिली, दीपक की भांति दमकते, स्फूर्ति और उल्लास की प्रतिमा से निसंग निर्द्वंद, मानो उसे विश्वास है कि संसार में उसके लिए आदर और सुख का द्वार खुला हुआ है। खन्ना ने बरामदे में आकर अभिवादन किया। मालती ने पूछा, क्या यहाँ मेहता आए थे? हाँ, आए तो थे। कुछ कहा? कहाँ जा रहे हैं? यह तो कुछ नहीं कहा। जाने कहाँ डुबकी लगा गए? मैं चारों तरफ घूम आई। आपने यह व्यायामशाला के लिए कितना दिया? खन्ना ने अपराधी स्वर में कहा, मैंने इस मामले को समझा ही नहीं। मालती ने बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें तरेरा, मानो सोच रही हो कि उन पर दया करे या रोस। इसमें समझने की क्या बात थी? और समझ लेते आगे पीछे। इस वक्त तो कुछ देने की बात थी। मैंने मेहता को ठेल कर यहाँ भेजा था। बेचारे डर रहे थे कि आप ना जाने क्या जवाब दें। आपकी इस कंजूसी का क्या फल होगा आप जानते हैं?